और मैं समझता हूँ कि जो मेरे काम करने के, मैं इन बाकी चीज़ों में मीडिया में कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए कुछ बोल देना ये ठीक बात नहीं है। में हरिद्वार जिले से कौन बनेगा कैबिनेट मिनिस्टर? क्या कैबिनेट मिनिस्टर में आदेश चौहान जी को जाना चाहिए, जाने वाले हैं? ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी में जब भी जो जिम्मेदारी देगी हम उसको करते बात हैं। तो है कि हरिद्वार जिले में अगर किसी को किसी मंत्री से मिलना है तो मिलेगा किससे? और मेरा तो ये भी मानना है कि मेरे से सीनियर अभी पार्टी में बहुत लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, जो बहुत सीनियर हमारे विधायक हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, और मैं तो फिर भी बहुत छोटा हूँ उन सब में। तो इशारा मदन कौशिक जी की तरफ कर रहे हैं आप? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी, मैं भी, हम एक ही साथ, हम युवा मोर्चे में हम लोगों ने काम किया है, एक ही साथ हम पहली बार विधायक बने हैं, फिर दूसरा चुनाव भी हम एक ही साथ सब लोग जीते हैं, और उनसे बहुत अच्छी मित्रता बहुत पहले से भी है। विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री, सांसद बनेंगे, फिर ऐसा होगा, ऐसा भी तो होता होगा। परम वैभव ने तुम्हें तस्व राष्ट्र। परम वैभव के डेफिनेशन क्या हिंदू राष्ट्र से है? भारत पूर्व में भी हिंदू राष्ट्र था, और आज भी उसकी पहचान वर्ल्ड के अंदर ऐसी ही है, और पूरे वर्ल्ड में केवल भारत ही एक ऐसा देश बचा है ना, जिसको हम हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं। चूंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसी वजह से अपनी विधानसभा में आप पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी से वोट मांगने नहीं जाते? ऐसा है कि मैं उस हर जगह वोट मांगने जाता हूँ जहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो कोई आप चीफ मिनिस्टर बदल जाता है और चीफ मिनिस्टर को ये भी नहीं पता होता है कि हम बदले क्यों गए, तो वो ऑर्डर नहीं है तो क्या है, वो डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ऐसा है, ये तो उनको ही पता होता है। ऐसा उनको नहीं पता होता? नहीं, ऐसा वो बाहर बोलते होंगे। अच्छा, पता ऐसा होता? वो बाहर बोलते होंगे, इसका पता रहता ही है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ है, और वो भगवान श्री राम का मंदिर, जब मामला न्यायालय में होता है तो न्यायालय डिसाइड करेगा। बिल्कुल क्रेडिट बीजेपी ले लेगी। बिल्कुल, वो इसलिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट यहीं पर कांग्रेस की होती, कम्युनिस्टों की होती, है ना, उनके सहयोग वाली गवर्नमेंट होती, तो वो अपोज करते। ये तो आपका मतलब ये है कि न्यायालय जो है, न्यायालय में इंटरफेयर सरकार का होता है, सरकार का डिसीजन सुनो तो न्याय नहीं, कि मोदी जी ने कितना काम किया है और कितने भारी बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, हाँ, और मोदी जी कब आएंगे? सांसद का, हाँ वही मोदी जी कब आएंगे? जब हमारे सांसद जीते। लेकिन बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको कैंसिल किया जाएगा। रेड वाले जो में भी आ चुके हैं, उस पर भी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन जो लड़ेंगे, हाँ, जो लड़ेंगे वो जीतेंगे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विधानसभा की, जो विधानसभा बहुत ही सेफ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, और उस विधानसभा के वर्तमान ऐसे विधायक हैं जो विधायक सादगी इतनी उनकी रहती है कि किसी से बात कर लीजिए, कहते हैं कि हाँ वो तो आराम से मिल जाएंगे। और कभी कभी, और ये भी जब भारतीय जनता पार्टी का 2022 का जो चुनाव हो रहा था, पूछा गया कि भाई सबसे सेफ सीट कौन सी है, कौन सी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी, तो हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं हैं, रानीपुर विधानसभा का जिक्र हो रहा था। तो रानीपुर विधानसभा के विधायक हमारे साथ आदेश चौहान जी हमारे साथ हैं। आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं जी। धन्यवाद। और सवाल सर आपसे यही कर रहा हूं मैं कि आखिर कारण क्या है कि लगातार तीसरी बार मतलब आप जीत गए? कारण क्या है, श्रेय क्या है, श्रेय किसको देंगे, रीजन क्या समझ में आता है आपको? रानीपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, उसका लगभग 80% क्षेत्र ऐसा था जहां पिछले 96, 2002, 2007 लगातार 12 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। मुझे पार्टी ने 2012 के अंदर पहली बार प्रत्याशी के रूप में उतारा, तो इस पूरे क्षेत्र की जनता ने अपार प्रेम दिया। किसी ने अपना बेटा समझा, किसी ने भाई समझा। तो मैं समझता हूँ कि वो 2012 का चुनाव मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि सभी दिग्गज लोग मेरे सामने थे, है ना, और मैं उनमें सबसे छोटा था। तो लेकिन जनता का एक परसेप्शन बन गया था। उससे पहले जो मेरी 89 से लेकर और 2012 तक की जो एक यात्रा थी पॉलिटिकल, तो उससे जो परसेप्शन बना हुआ था, उसके कारण हम 2012 का चुनाव जीते। पार्टी की नीतियों के कारण चुनाव जीते। माननीय खंडूरी जी का नेतृत्व उस समय प्रदेश में था, उनके भी नाम के कारण हम चुनाव जीते। और जिन आशाओं अपेक्षाओं से जनता ने मुझे चुना था,
उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि सबसे पहले ये था कि हमारे यहाँ जो उसका एक तरह से हार्ट है शिवालिक नगर। जी। शिवालिक नगर, टिहरी विस्थापित, नवोदय नगर, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, सुभाष नगर, ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन ये किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था। शिवालिक नगर में ना तो कोई नगर निकाय था, ना ग्रामीण ग्राम पंचायत का अंग था, तो वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहे थे। और दूसरे, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी ना होने से तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की भी समस्या थी, और अगर कोई इनका कंप्लेंट तो किसको जाके कहें, है ना, वहाँ तो ये समस्या थी। जगजीतपुर, ये अपना जगजीतपुर, सीतापुर, सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, ये सारा ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा था जी। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाली आबादी है, जिन लोगों ने यहाँ मकान बनाए, उनका माइंडसेट क्या था कि वो शहर के अंदर मकान बना रहे हैं, वो सुविधाएं भी शहर वाले चाहते थे। तो ये सारे एरिया ग्राम, किसी न किसी ग्राम सभा का अंग था, ग्राम प्रधान वहाँ तक पहुँचते नहीं थे। तो मैंने लोगों से उस समय कहा था कि, क्योंकि मैं उससे पहले इसके लिए संघर्ष भी कर चुका था कि इस एरिया को हम नगर पालिका बनाएंगे या नगर निगम में शामिल कराएंगे। तो एक बहुत बड़ा काम पूरे क्षेत्र के लिए था, तो वो हम लोगों ने किया। नगर पालिका शिवालिक नगर का गठन हुआ। बहुत संघर्ष करने के बाद ही मैंने 21 दिन तक अनशन किया। देहरादून में धरना दिया, गैरसैंण में धरना दिया, हरिद्वार नगर निगम ऑफिस पे धरने दिए, डीएम के यहाँ धरने दिए, नहीं सुना था। अल्टीमेटली सरकार को मजबूर करा, मैंने अनशन किया 21 दिन का, तो सरकार ने मजबूर होकर बनाया। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग विपक्ष के विधायक थे। फिर भी हमारे जो जगजीतपुर सीतापुर को छोड़ दिया गया। 2017 में मुझे फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और उनके आशीर्वाद से पार्टी की नीति को लोगों ने पसंद किया। मेरे पिछले 5 से 12 तक के काम को पसंद किया, तो लोगों ने, जहां मुझे 26,500 वोट मिला था 2012 में, है ना, 2017 में वो लगभग 54,000 हुआ, लगभग 54,000 हम पहुँचे। तो वो जो काम किया, जो लोगों की सेवा करी। दूसरे क्या है कि मेरी फीलिंग ऐसी है कि मैं पूरे विधानसभा के लोगों को एक अपना परिवार मानता हूँ। उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहना, आना जाना एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में करता हूँ, और लोग बाग भी मुझे अपने परिवार का सदस्य ही समझते हैं। ऐसी बातचीत सभी लोग फील करते हैं। लेकिन जब एक समय के बाद मान लीजिए 2 टर्म अगर कोई व्यक्ति विधायक रह जाता है, तो एक शब्द है एंटी इनकम्बेंसी। वो स्वाभाविक है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो एंटी इनकम्बेंसी को कैसे मेंटेन कर लेते हैं आप? मुझे कभी तीसरी बार का जो जिक्र था कि भाई 2 बार लगातार अगर कोई व्यक्ति विधायक रह गया तो शायद तीसरी बार टिकट कटे, ऐसे भी जिक्र हो रहे थे। लेकिन आपने अभी टिकट भी लिया और चुनाव भी जीत गए आप। तो कई बार तो लोग मुझसे ये पूछते हैं, भाई वो चीज़ क्या है जिस वजह से वो जीत जाते हैं? लोग फार्मूला भी पूछ लेते हैं। एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ होती है। मैं आज भी कार्यकर्ता और एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम करता हूँ। जो विधायक वाला रोब दिखाते हैं, हाँ, जो उस प्रोटोकॉल में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। जो उस कई बार मेरे यहाँ ऑफिस में आने वाला व्यक्ति मेरे से ही पूछते हैं जी हमें विधायक जी से मिलना है ना, आपसे? हाँ, मेरे से पूछते हैं कि विधायक जी से मिलना है। हाँ। तो क्या है कि लोगों की ऐसी फीलिंग नहीं है। लोग सोचते विधायक होगा तो कुछ लोग बाहर बैठे होंगे, कोई लोन रजिस्टर में नाम लिख रहा होगा, दरवाजे पे कोई दरवाजा बंद होगा, पूछ के जाना पड़ा, वो कोई अंदर बैठा होगा। ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ तो दरवाजे खोलोगे तो मैं ही बैठा ही मिलूंगा साहब, है ना। और मेरे यहाँ दरवाजा, जब टाइम में ऑफिस में बैठता हूँ, पूरे दरवाजे सब खुले रहेंगे। जितने टाइम में घर रहूँगा उतने टाइम भी दरवाजे खुले रहेंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो इसलिए लोगों के, मेरे यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं। यदि एंटी इनकम्बेंसी होती तो वोट कम होता। सामान्यतः माना जाता है कि एक टर्म में नहीं, वही तो देखिए, लास्ट टाइम जितना आपको वोट मिला तो 10-15% और लोग आपसे नाराज होंगे, कम से कम, है ना। तो वोट कम होगा। यहाँ 12 के अंदर 26.5, 54 और अब 58 वोट्स जी बढ़ते गए जी। और इसमें क्या है कि मेरे यहाँ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे, मेरे यहाँ पूरा मिनी भारत है। अच्छा, मतलब आपने एक चीज़ बोली ना कि कुछ लोग होते हैं जो विधायक वाला रॉब लेकर के घूमते हैं, और एंटी इनकम्बेंसी जो जनता से नहीं विधायक वाला मिलते, पूरा लेकर चलते हैं, मतलब लावा लश्कर लेकर चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, हुटर बजता है ना। तो ये जो प्रोटोकॉल जो लोग फॉलो करते हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। कई लोग इसके कारण, ये भी एक कारण रहता है कि वो जनता थोड़ा डिस्टेंस बन जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जहाँ से हारी है
वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार विधानसभा और हरिद्वार पूरे मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ से हारी है वो लोग रौब उसी तरीके से रखते थे। नहीं, वो मतलब भी एक रीजन, मतलब केवल एक रीजन नहीं, आपने मतलब काम वो एक रीजन तो ले सकता है। यस, हाँ। आपने काम नहीं किया तो भी आप हंसाओगे, आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि आप डिफेम हो गए तो भी आप चुनाव हार जाओगे, है ना। और आप जनता से मिलना जुलना आपने कम किया तो भी आप हार जाओगे। तो आप कितने पैरामीटर हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट की एंटी कन्वेंसी होगी तो उसी कारण भी आ सकते हो, सेंटर की होगी तो उसी कारण भी आ सकते हो, बहुत सारे कारण। लेकिन ये भी एक कारण है, मतलब मैं अपने बारे में समझ सकता हूँ कि लोग मुझे अपने घर का सदस्य समझते हैं और पूरा अधिकार मेरे पास ऊपर समझते हैं। तो इसलिए जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं ही नहीं लड़ता, मेरे यहाँ के हजारों लोग खुद चुनाव लड़ते हैं अपने आपका आदेश चौहान मान के, इसलिए चुनाव जीतते हैं। तो बाकी लोग का डिफेम होने के कई रीज़न हो सकते हैं। माना यह जाता है कि आप मीडिया में उतने आते ही नहीं, कंट्रोवर्सी में फंसते ही नहीं, इस वजह से सेफ निकलते रहते हैं। ऐसा भी है कि नहीं, कंट्रोवर्सी, ऐसा मतलब नहीं है, कंट्रोवर्सी मीडिया आपकी पे बहुत कम रहती है। हाँ, मेरा कहना है कारण कि क्या है? अनावश्यक चीजों में ना उलझ के हाँ। जो हमको काम, जो हमारा काम है हमको वो करना चाहिए। अगर कहीं आवश्यकता है तो चाहे मुझे सरकार से भी, चाहे अपने संगठन से भी जबरदस्ती कोई बात मनवानी हो और मुझे जनता के हित में लगता है तो मैं कराता हूँ। और लेकिन जनता पे गुस्सा उतारना इसका कोई मतलब नहीं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो सॉफ्ट रहना चाहिए, जनता से मिलते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे काम करने के, मैं इन बाकी चीज़ों में मीडिया में कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए कुछ बोल देना ये ठीक बात नहीं है। वो थोड़े समय के लिए होगा, वो स्थायी नहीं होगा। आप परमानेंट काम करिए, जो आपका काम है वो करिए, विकास करिए, लोगों की जो नीतिगत समस्याएं हैं उनके समाधान दीजिए। अब हमारे यहाँ फ्रेगमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था, 2012 से हमने उसको उठाया। 2012 में हम विपक्ष में थे, कई बार धरने प्रदर्शन किए, उसके लिए भी मैंने देहरादून में भी किए, गैरसैंण में भी दिए, हरिद्वार में भी दिए, नहीं माने। हमारी गवर्नमेंट आई तो मैंने फ्रेगमेंट का इशू सोल्व कराया। मेरे क्षेत्र के, मैं नहीं कह सकता, कम से कम 10-12 हज़ार लोग उससे लाभान्वित हुए, है ना, जिनकी उन्होंने प्लॉट खरीदे थे लेकिन फ्रेगमेंट के कारण उनके नाम नहीं होते, उन्होंने मकान बनाए थे तो ना मकान उनके नाम रहे थे ना उनके प्लॉट रहे थे, और वो स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में निहित होते जा रहे थे। यानी कि बेचारे इतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक तरह से बेघर भी हो गए थे, लुट गए थे, उनके केस चल रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा काम था, वो हम लोगों ने कराया। तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हैं। जब आप पिछले कार्यकाल में देखें तो ESI हॉस्पिटल, सिडकुल है, BHL है, हमारे यहाँ से वर्करों की जो संख्या है वो 2-2.5 लाख, और 2-2.5 लाख लोग, ये जो अगर इनको किसी को चोट लगती है, कोई बीमार होता है तो ESI की फैसिलिटी के लिए हमारे केवल डिस्पेंसरी थी, बाकी उनको रेफर किया जाता। समस्याएं थी। मैं 12 से ही लगातार प्रयास कर रहा। 14 में केंद्र सरकार हमारी बनी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैंने संतोष गंगवार जी से बात करी और हमने ESI हॉस्पिटल 300 बेड का स्वीकृत कराया, और वो आज धरातल पर उसका निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो गया। 300 करोड़ का, 300 बेड का। तो ये सब जनता देखती है। शिवालिक नगर को लोग बाग लावारिस बताया करते थे, आज वो बिल्कुल साफ सुथरी, और आप देखो घूम के वहाँ महसूस करोगे, वहाँ के पार्क हमने ठीक किए, वहाँ की सड़कें ठीक की, वहाँ पानी, ड्रिंकिंग वाटर ठीक किया दिया है। और लोग, और ये सारे क्षेत्रों हुआ, केवल मैं उसकी बात नहीं करता। आप टीरे के अंदर जाएंगे तो टीरा गांव के अंदर में 2 करोड़ की पेयजल योजना दी, वहाँ की सड़कें खराब थी, आज वहाँ चकाचक हाईवे दिखाई देता है। औरंगाबाद जाएंगे, अन्य की जाएंगे, सलेमपुर जाएंगे, रावली जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, ज्वालापुर के अंदर जाएंगे तो वहाँ मैंने वहाँ CSC हॉस्पिटल, PSC था, उसको CSC में कन्वर्ट कराया। इसके अलावा वहाँ पर पेयजल की हमने 2-3 नई योजनाएं भी दी हैं, है ना। तो जो लोगों की मूलभूत समस्या है उनको लगातार उनको दूर करने का काम करते हैं। मैंने अपने पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 70% क्षेत्र को इंसुलेटेड वायर से कवर किया है। नए सर्किट बना के लगभग 250 नए ट्रांसफार्मर रखवा दिए होंगे पूरे क्षेत्र के अंदर, ताकि लोगों को बिजली की दिक्कत ना हो। गैस पाइपलाइन हमारे यहाँ ग्रामीण में नहीं मिलेगी, आपको या अन्य विधानसभा में मिलेगी। सबसे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई हैं, और 2012 का जब मेरा चुनाव था तो बहुत समय मेरे यहाँ ही रहे, तो मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने मेरे यहाँ गैस पाइपलाइन दे दी। अब लोगों का गैस का
सिलेंडर का लाना ले जाना बंद हो गया, लाइन में लगना बंद हो गया, ठाना धरना बंद हो गया। अब हमारी मातृशक्ति को जैसे पानी की टंकी खोलने से पानी मिलता था, ऐसे आज गैस मिल रही है, तो लोग क्यों नहीं मुझे प्यार करेंगे? क्यों? लेकिन देखिए क्या होता है कि एक सरकार अगर दूसरे की है, मतलब सत्ता किसी और की है, मान लीजिए आप बीजेपी में, कांग्रेस की सरकार है, उस समय बोलना, विपक्ष में रह करके बोल करके बहुत सारे काम करवाना, या मैं ये कहूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पॉलिटिकल इमेज को चमकाने का काम करते हैं जब विपक्ष में होते हैं। जब सत्ता पर भाई आप सत्ता के जब विधायक होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बोल नहीं पाते होंगे, है ना। चूँकि अभी कुछ समय पहले जब सदन में आवाज़ ये उठी कि भाई ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि हम लोग अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। सहमत हैं आप नहीं सहमत इन सब चीज़ों से? मेरा कहना है कि ये उत्तराखंड की समस्या है। पूरी उत्तराखंड? हाँ, ये केवल हमारी गवर्नमेंट में नहीं, ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी कांग्रेस के विधायक भी ऐसी शिकायत करते थे हमारे यहाँ भी। क्या है कि उपलब्धता, राजनेताओं की उपलब्धता नौकरशाहों के लिए आसान हो गई। उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाते, उनको कोई मैसेज देना तो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से देंगे, कमिश्नर के माध्यम से देंगे। तो यहाँ क्योंकि डेली वार्तालाप हो जाती है तो एक अंदर अलग तरह की फीलिंग उन लोगों को आ जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो फिर गलती भी कर जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते, तो है ना। मतलब थोड़ी देर पहले जो आपने बताया कि जितना औरा प्रभावशाली होगा उतना बेहतर, मतलब एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। भाई विधायक अगर पूरे लावा लश्कर के साथ जा रहा है तो एक नेगेटिव इमेज भी बनता है, लेकिन वो होना भी जरूरी है इस हिसाब से। तो आम आदमी, लेकिन प्रोटोकॉल अगर उस तरीके का होगा तो ज्यादा बेहतर है। मैं कह रहा कि आम आदमी एक वो तो आप उसको मैनेज कैसे कर रहे, लावा लश्कर लेना बुरी बात नहीं, लेकिन उतना आपका पब्लिक से मिलना जुलना भी उसी ढंग से होना चाहिए। वो लावा लश्कर तो बदमाशों के लिए ना, पब्लिक के लिए तो नहीं। क्यों? पब्लिक के लिए तो नहीं, अपने लोगों के लिए तो नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो नहीं। तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपनी जनता से मिलना, अपने ये सब आपके परिवार के ही लोग, तो उसमें कभी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत नहीं आती ब्यूरोक्रेसी से काम कराते हुए? क्योंकि पुलिस विभाग भी कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ उतना सामंजस्य नहीं बिठा पाता, कई बार ऐसा सुनने में मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा पुलिस विभाग से पूरा सामंजस्य हमेशा रहा, क्योंकि मैं कभी कोई गलत काम नहीं बताता। आप गलत काम नहीं बताते कभी भी किसी को, लेकिन कहीं कोई गलत करता है तो फिर वो मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता, तो इसीलिए तो शायद उन्हें दिक्कत होती है। तो अभी पुलिस विभाग में एक दो जगह हमारे अधिकारियों ने कुछ गलतियां की, कुछ निर्दोष युवाओं को एक दो के खिलाफ उन्होंने गलत ढंग से कार्रवाई की, तो मुझे दुख हुआ और मैंने फिर उच्चाधिकारियों से कहा, सीएम साहब से कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। अभी रिसेंटली शिटकुल थाने में हमारी एक कार्रवाई हुई है, 4 लोग, 3 एक लाइन है जो 3 सस्पेंड हुए, एक बेगुनाह लड़के के साथ उन्होंने ज्यादती की थी। तो जहाँ कहीं वो जनता के साथ में मुझे ज्यादती करते दिखाते तो निश्चित रूप से मुझे गुस्सा भी आएगा और फिर उसके बाद में जो भी मैं कर सकता हूँ करूँगा भी। एक बार आपने सदन में रोजगार का कनेक्शन कॉलेजों से जोड़ दिया था, मतलब कारण क्या? मतलब रोजगार और मतलब बेरोजगारी जो है उसमें कॉलेज इन्वॉल्व है। मैंने इस रूप में नहीं लिया था, मेरा कहने का ऐसे ये था कि नॉन टीचिंग में एडमिशन और टीचिंग में एडमिशन, नॉन अटेंडिंग और अटेंडिंग। तो बाय द वे कोई बच्चा मेरे पास आया बी फार्मा में एडमिशन के लिए, तो जी मेरा एडमिशन करा, तो मैंने एक बी फार्मा के स्कूल में फ़ोन किया, तो उसने कहा जी अटेंडिंग में लेना है, नॉन अटेंडिंग में लेना। तो मेरी समझ में नहीं आया कि नॉन अटेंडिंग क्या ये बात मैंने विधानसभा में बोली। तो उसने कहा जी नॉन अटेंडिंग का मतलब कि वो जो है उसको क्लास में नहीं आना, परीक्षा देना जाएगा। अटेंडिंग में लेना है तो उसको आना पड़ेगा, दोनों की फीस भी अलग अलग है। तो मैंने ये बात बोली कि अगर नॉन अटेंडिंग करके कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेगा तो उसके अंदर स्किल नहीं होगी, करेक्ट, उसमें योग्यता नहीं होगी। जब योग्यता नहीं होगी तो वो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा होगा, क्योंकि जहाँ भी वो जाएगा इंटरव्यू के लिए तो उसको क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा दिखाई दे, है ना। ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इनके अंदर जो इस तरह के सिचुएशन चल रहे हैं तो उन पर सरकार अंकुश लगाए, तब मैंने ये बात कही थी, है ना। क्योंकि
हमारे क्या पास मतलब उस पे- हमारे उस पे- पास उस पे- सर्टिफिकेट हो गया नहीं, उस इंजीनियरिंग बात पे का। अब सवाल ये क्या उस बात पे कोई कार्रवाई की गई? क्योंकि देखिए कॉलेज तो आज भी उसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि एजुकेशन आपकी स्किल को डेवलप नहीं कर रहा है, हाँ। और इंडस्ट्रीज को तो स्किल्ड चाहिए लोग, तो फिर वो जो डिस्टेंस है वो तो मैं आज भी है ना। धन्यवाद करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम्म, और हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश निशंक जी का, कि जो NEP जी दी है उन्होंने 2020 हम्म, नई एजुकेशन पॉलिसी जो दी है, जी वो इसका समाधान है हम्म, और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को उसके अंदर समाहित किया गया है। आगे ऐसी फौज खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ इस तरह के कोर्सेज 6ठी क्लास से ही शुरू हो जाएंगे, हम्म, है ना। बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्ट इसका दिखाई देगा, उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल उसको मिलने का, है ना। अगर वो कारपेंट्री का काम करना चाहता है तो उसको वो भी मिलेगा। वो मतलब उस तरह की स्किल उसमें तभी से डेवलप होगी। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास तक, 12वीं क्लास में बच्चा जाने के बाद आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो अपने माँ बाप पे भी डिपेंड नहीं रहेगा। इतना स्किल नई शिक्षा नीति के अंदर उसका डेवलप कर दिया जाएगा। तो इस सारी समस्या का समाधान माननीय मोदी जी ने कर दिया है ऑलरेडी। चलिए दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति जो बनी है 2020 की, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव से कितना कुछ आपके जीवन में बदलाव होने वाला है? और रानीपुर विधानसभा के विधायक से मैं बात कर रहा हूं। एक सवाल, व्यक्तिगत सवाल। अब मैं जैसे इस कमरे में प्रवेश किया आपके यहाँ, तो मैंने तुरंत ढूंढने की कोशिश की रिमोट एसी का, और मैंने दबाने और ढूंढने की कोशिश की, मुझे ना एसी मिला ना एसी का रिमोट। मैं अभी हाँ एक अंत्येष्टि में से आपको बताइए, मैं अंत्येष्टि में कनखल गया था शमशान घाट पे, तो वहाँ बहुत लोग AC में अंदर बैठे थे, लेकिन मैं बाहर ही बैठा था। ठीक है, वहाँ भी मैं किसी को बता रहा था इसी विषय पे कि जितना आप प्रकृति के करीब रहोगे उतना आप सुकून से रहोगे। आज जो डेंगू फैल रहा है उसका कारण हमारी ये जीवन पद्धति के अंदर खामियां जो आई है ये है ना, और बहुत सारी बीमारी का कारण। ठीक है, तो ये भी आप वही जो वीडियो आपने देखा होगा मेरा विधानसभा वाला, उसके अंदर आप ये भी देखोगे, आप पूरा देखना उसको, मैंने ये विषय भी उसके अंदर बोला है ना, कि जीवन शैली जो हमारी है वही खराब हो रही है, जो जीने का तरीका है। जो पहले हमारी जीवन शैली थी वो ज़्यादा ठीक थी। हमने पाश्चात्य देशों की नकल करी, हम ना उनके जैसे बन सके और ना अपने जैसे रहे, बीच में अटक गए, है ना। इसके कारण दिक्कत है। अब AC जो है, मैं तो क्योंकि मैं ना मैं प्रकृति के ज़्यादा निकट रहना चाहता हूँ। हाँ अगर हम गर्मी में गर्मी नहीं महसूस करेंगे, सर्दी में सर्दी नहीं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं। करेक्ट। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा। आप धान की रोटी, मक्की की रोटी गर्मी में खाकर देखिए, आपको टेस्टी नहीं लगेगी। आप उड़द की साबुत दाल गर्मी में खाओगे, आपको टेस्टी नहीं लगेगी। यही आप सर्दी में खाओगे, तो साग आप सर्दी में खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो प्रकृति ने जिस समय जो चीज़ दी है उसको हमको उस रूप में स्वीकार करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, है ना। आप आज गोभी की सब्जी खाओगे गर्मियों में तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आज लौकी तोरी ये अच्छी लगेगी। मतलब नेचुरल तौर पर जो चीज़ें जब आ रही हैं तभी उनको ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जितने प्रकृति के करीब रहोगे, तो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि 100%, मैं भी कहीं ऑफिसों में जाता हूँ वहाँ AC रहता है, पर मैं अपने घर के अंदर मिनिमम से मिनिमम, है ना। और मेरे ऑफिस में AC नहीं था आज तक, अभी किसी ने लगवा दिया, लेकिन मैं उसको बंद रखता हूँ, उसको नहीं चलाता, है ना। और गाड़ी में भी बहुत कम चलाता हूँ। मेरी गाड़ी में मेरे क्षेत्र वालों ने कभी सुना होगा हूटर, मेरी गाड़ी का हूटर केवल कब ओवरटेक हाईवे को कभी करते हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर करते हैं, कभी कोई हूटर नहीं सुन सकता, है ना। तो अपना अपना सोचना है। और मैं केवल यही नहीं, AC की बात नहीं कर रहा, मैं कोल्ड ड्रिंक 94 से नहीं पीता। अच्छा। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मैं कुल्फी खा लूँगा, वो हैंडमेड है, लोकल है, है ना। ये जो कौन सी कंपनियां हैं ये मैं पसंद नहीं करता। तो कुल मिलाकर हम कोशिश करते हैं प्रकृति के करीब। जो संगठन ने जो, मतलब खैर संगठन की बात नहीं करूंगा अभी, मैं बस अब आ रहा हूँ पॉलिटिकल सेगमेंट्स को लेकर के, चूंकि ये सारी चीज़ें जो विधायक अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये मानती है कि हम पुरातन पद्धति को लेकर चलना चाहते हैं, सनातन संस्कृति की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है,
और जो व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से मैनेज करते हुए अगर आगे चल रहा है तो उसका नंबर मंत्री बनने का कब आएगा? ऐसा है कि पहली तो बात यह कि पार्टी को हर व्यक्ति की योग्यता दक्षता का हम्म, पता रहता हम्म, है ना, और पार्टी उसके अनुसार ही उनका मूल्यांकन करके समय समय पर उनको दायित्व से सुशोभित करती रहती है, जिम्मेदारियां देती रहती है। हम्म, अब मुझे पहले बहुत सारी समितियों में विधानसभा में रहा, फिर मुझे मुख्य सचेतक विधानसभा का बनाया गया, हम्म, और अभी रिसेंटली विशेषाधिकार समिति के अंदर मुझे रखा गया। अभी हम्म, कहीं बाहर स्टेट में चुनाव होते हैं, वेस्ट बंगाल मुझको भेजा गया, दिल्ली मुझे मुझे मेरी ड्यूटी रह गई, हरियाणा मुझे, वेस्ट कर्नाटक, हिमाचल, है ना जी, अब राजस्थान, तो सब जानते हैं। हम्म। लेकिन ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी हमें जब भी जो जिम्मेदारी देगी हम उसको नहीं, करते बात हैं। तो है कि हरिद्वार जिले में अगर किसी को किसी मंत्री से मिलना है तो मिलेगा किससे? और कोई काम मंत्री लेवल का अभी है। तो हमारे प्रभारी मंत्री जी मैं वही तो सतपाल कह रहा हूँ महाराज कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हरिद्वार जिले के किसी मंत्री से मिलना हो जी जी। तो जनता किस मंत्री से मिले, किसको मंत्री मान करके मिल ले, या अभी मंत्री तो- मान करके मिले, या कोई 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 मंत्री फिक्स मंत्री कोई बनेगा नहीं, अभी तो कैबिनेट में जाएगा? हमारे प्रभारी मंत्री जी हम्म, आदरणीय सतपाल महाराज जी हैं, हम्म। तो अभी तो उस जिले की लोगों से मिलना इस जुलना जिले के उनकी विधायक काम हैं? है। इस जिले के विधायक हैं क्या? नहीं, हमारे प्रभारी इस मंत्री जिले के विधायक हैं क्या? हमारे प्रभारी मंत्री हैं। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में पार्टी किसी ना किसी को जिम्मेदारी इस जिले या में भी या देगी। ऐसा तो नहीं कि देखिए 5 मतलब 8 विधान मतलब 8 विधायक से 3 विधायक, मतलब ये आया, उन तीनों में से किसी एक को क्या मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी चर्चा हो रही है बहुत जोरों शोरों से, लोग ये कह रहे हैं वैसे कि तो- आदेश चौहान जी मंत्री बनने वाले हैं। ऐसा मतलब है, आपको तो इंडिकेशन होगा, हमें बता दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज मिल नहीं, जाएगी। मुझे कोई इंडिकेशन नहीं है, और मेरा तो ये भी मानना है कि मेरे से सीनियर अभी पार्टी में बहुत लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, हम्म, जो बहुत सीनियर हमारे विधायक हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, हम्म। और मैं तो फिर भी बहुत छोटा हूँ उन सब में। तो इशारा मदन कौशिक जी की तरफ कर रहे हैं आप? अब मैं ये व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेता, मदन जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका हमेशा स्नेह मैं सिर्फ आशीर्वाद मुझे हरिद्वार जिले डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने लोकसभा की बात नहीं की। मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी के आने जा रहा हूँ। मैं अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी किस रूप में देते हैं और किस किस जिले को प्रतिनिधित्व देते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है, उनको निर्णय कहीं करना मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि आपने बोला कि जो प्रोटोकॉल है, जो तरीका है भाई वो मंत्री का होता होगा, वो शायद उसमें आप फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, ऐसी कोई नहीं, क्योंकि क्योंकि बहुत सिंपल हो सकता है, सिंपल जो विधायक होगा उसको मंत्री नहीं बनाना हो, ऐसा तो नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत सिंपल ही है, और वो अच्छी बात यह है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी, मैं भी, हम एक ही साथ, हम युवा मोर्चे में हम लोगों ने काम किया है, एक ही साथ हम पहली बार विधायक बने हैं, फिर दूसरा चुनाव भी हम एक ही साथ सब लोग जीते हैं, और उनसे बहुत अच्छी मित्रता बहुत पहले से भी है। लेकिन अल्टीमेटली उनको तय करना है कि किस जिले को प्रतिनिधित्व देना है, किसको नहीं देना, कौन योग्य है। मेरे से ज़्यादा हमारे संगठन के लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो सब के बारे में जानते हैं। हर कोई अपनी अपनी भी तो काबिलियत हर कोई हाँ, पहचानता लेकिन है। ये कि मुझे लगता है कि हरिद्वार जिले को आने वाले समय में कोई प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा, ऐसी आशा मुझको भी है, पूरे जिले के लोगों को भी है, हमारे संगठन को भी। अच्छा, जैसे जब भी कोई अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करता है तो उसका एक मकसद होता है कि पहले हम ये चुनाव लड़ेंगे, फिर अगला चुनाव ये होगा, अगला चुनाव ये होगा, विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री, सांसद बनेंगे, फिर ऐसा होगा। ऐसा भी तो होता होगा, और ऐसी इच्छाएं हर राजनीतिज्ञ की होती हम है। तो परम वैभव ने तुम्हें तस्व राष्ट्र, इस क्या मंत्र को लेकर चलने वाले लोग, इस समाज की सेवा के माध्यम से समाज के लोगों को जागृत करना, राष्ट्र के निर्माण में उनको सहभागी बनाना, और उसमें हमारी जो भूमिका हो सकती है उसको प्ले करना। वो परम वैभव का डेफिनेशन बता दीजिए, कि क्योंकि सभी लोग इस बात को बोल देते हैं कि परम वैभव तक राष्ट्र को लेकर के जाना, परम वैभव है क्या? मतलब जिस ओर आज भारत जा रहा हम्म, है ना, हम कभी विश्व गुरु थे, पुनः विश्व गुरु बने, हम्म, उस दिशा में अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल पड़ा है, हम्म। तो वही परम वैभव होगा। अभी हम नहीं, मतलब परम वैभव का एक सेट होता होगा ना, कि ये वाली चीज मेरा कहना है कि डेफिनेशन होगा। जैसे मेरे सपनों का भारत है, गांधी जी के सपनों का भारत कुछ और हो सकता है। 47 से लेकर अटल जी की सरकार आने तक कोई सरकार ऐसी नहीं थी जिसने विदेश से कर्ज नहीं लिया। आज ये कर्ज लेने वाला देश कर्ज देने वाला देश बना। कर्ज नहीं बढ़ रहा है, कर्ज, मैं कह रहा कर्ज नहीं बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा कर्ज लेने वाला देश आज कर्ज देने वाला देश बना।
हमेशा हम औरों के सामने हाथ फैलाया करते थे, आज हम लोगों को देने वाले बने हैं। दूसरे, हम हमेशा इंपोर्ट किया करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बने हैं। पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी कि चाइना, अमेरिका जैसे देशों से हम बिग्गी विल्ली बन जाया करते थे, आज हम शेर बनकर बात करने वाले कंट्री बने हैं। ठीक ना। पहले हमारी अर्थव्यवस्था 20वें नंबर पे, 18वें नंबर पे, इस नंबर पर आ करती थी, आज हम 5वें तक पहुंचे। आने वाले समय में 3 और फिर 47 तक। ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, पर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें बढ़ रही है, पर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी, अखिलेश जी, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते कि बेरोजगारी कहीं बढ़ रही है? क्या है बेरोजगारी का पैमाना आपका अलग है। मेरा कहना है कि आज भी मेरे यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। यदि आप में स्किल नहीं, आपको अपनी स्किल के हिसाब से रोजगार करना ना, ठीक ना। हमने क्या किया कि एक पूरे देश का एक माइंडसेट बन गया कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। ये तो गलत है। बिल्कुल, है ना। रोजगार कुछ भी हो सकता है ना। सरकारी नौकरी ही रोजगार है, एक तो ये गलत है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर डेवलप ही नहीं हो पाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कहाँ बचेगी? भाई गॉर्मेंट सेक्टर का अलग हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी तो डेवलप करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर पे जो टैक्स है, टैक्सेशन है, जीएसटी है, सारे मैं वही कह रहा हूँ। केवल नौकरी करना ही। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तू नौकर क्यों बनना चाहता है, मालिक मालिक बनो। तो मैं पूरे देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनको एक दिमाग में रखना चाहिए कि उनको मालिक बनना है, ना कि नौकर बनना। हम चाहे किसी इंडस्ट्री में नौकरी करें या सरकारी नौकरी, हम फिर कहेंगे अल्टीमेटली नौकरी, हम मालिक बनाना। और रोजगार का मतलब केवल सरकारी रोजगार या फैक्ट्री का रोजगार ही नहीं है। इतनी सारी योजनाएं सरकार चला रही है ना, स्वरोजगार की, उनके माध्यम से रोजगार की आपके पास पैसा नहीं है। और आज फार्मिंग भी बहुत बड़ा रोजगार है, पहले भी था। भारत तो 80% कृषि प्रधान देश है ना, कृषि प्रधान देश, 80% हमारे लोग फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। बहुत बड़ा काम है। और फार्मिंग में बहुत लोग, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी अर्निंग है। लेकिन हर काम के लिए उतना समर्पण चाहिए। जो बेरोजगारी मुझे लगती है वो ऐच्छिक है, इच्छा से इच्छिक है। उसका कारण क्या है कि हमने सर्टिफिकेट ले लिया बीएससी का, तो हमने मन बना लिया कि ऐसी मिलेगी तो ही करेंगे, उससे कम मिलेगी तो नहीं करेंगे। तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी है ना। अपना ये कहना है कि भाई उसने बना लिया कि तेरा एक ऑफिस होगा, दरवाजा खोलने वाला मिलेगा, ऐसी चेयर मिलेगी, वहां तू जाकर बैठेगा, उसी को, है ना। तो ये ऐच्छिक होगी। अगर कोई ये कहे कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा, आज हमारे यहाँ जो नॉन स्किल्ड लेबर भी है, तो जिसको कोई काम नहीं, तो आप 400 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे की मजदूरी है। क्यों नहीं करेंगे काम? कि काम नहीं करना चाहते। भाई भूखे मरना, अपने आप को बेरोजगार करना, है ना। आप एक मैसन के पास जाइए, है, वो कहेगा जी मुझे लेबर नहीं मिल रही। कारपेंटर के पास जी, उसे लेबर नहीं मिल रही, ठीक ना। और ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब मजदूरी करो, सबको मजदूरी करनी है। आप अपनी स्किल डेवलप करो, आप फिर उसका तो कॉन्ट्रैक्टर बनोगे, आप 10 लोगों का एम्प्लॉय दोगे। मैं ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, छोटे छोटे लोगों ने जिन्होंने काम शुरू किया। और मैं जब कभी स्टूडेंट्स के बीच में जाता हूँ तो मैं बोलता भी हूँ इस बात को कि देखो, कोई व्यक्ति बड़ा पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, हमेशा व्यक्ति छोटे से ही बड़ा हुआ है ना। दूसरे, हमेशा व्यक्ति, जैसे आप देख लो, वर्ल्ड को पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, पॉलिटिकल फिगर देख लीजिए, इंडस्ट्री के लोग देख लीजिए, है ना। अगर आज अंबानी है तो उसके पिताजी ने क्या किया था, कहाँ से शुरुआत की थी। मेरे यहाँ हीरो होंडा प्लांट है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का, जिसने सबसे ज़्यादा पर डे बाइक बनाता है, उसका मालिक क्या करता था, पंचर की दुकान थी, है ना। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उन्होंने भी कभी अखबार बांटने का काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी कभी अखबार बांटने का काम किया। क्यों जी। तो कुल मिलाकर एक मैं ये भी बोलता हूँ, कोई काम छोटा नहीं है। आप कोई छोटा, आज भी आप बिलीव नहीं करने के, मैं आज भी छोटे से छोटा काम करता हूँ, खुद करता हूँ। मैं आज भी अपने घर के जाले अपना आप साफ करता हूँ, मैं अपनी टॉयलेट अपना आप साफ करता हूँ, है ना।
मैं अपने बाग में जाऊंगा तो फावड़ा लेके अपना पेड़ लगाने का, अपना घास फाड़ने का काम करता हूँ। आज भी, अभी भी मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, है ना। तो क्या है कि किसी काम में श्रम नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि जी मैंने ये कर लिया तो मेरा रिश्ता नहीं होगा, मेरा रिश्ता किससे हो जाएगा, है ना। तो ये मानसिक रूप से तो अब तो ये समस्या है। अभी मानसिक समस्या सामाजिक समस्या बन गई है ना। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें वो स्किल डेवलप होगी और उस तरह का माइंडसेट भी बनेगा कि ये जो जिनको हम बेरोजगारी बोलते हैं इस समस्या का समाधान हो। चलिए, तो अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। विधानसभा से लोकसभा तक का सफर कब तक पूरा होगा? मतलब क्योंकि आपने बोला परम वैभव तक पहुंचाना, परम वैभव से हम आगे पहुंचे, लेकिन मेरा सवाल फिर अब वही है कि जैसे सीधा सवाल कि आप लोकसभा का चुनाव कब लड़ने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मैं वो कहा ना कि अभी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ईमानदार से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और पार्टी ने जब जब जो जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं 89 में जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बना, उसके बाद में फिर मैं जिला महामंत्री बना, कार्यकर्ता पुरस्कार रहा, जिला संस्था प्रमुख रहा, युवा मोर्चा विभाग संयोजक रहा, जिला अध्यक्ष रहा, मेन बॉडी का उपाध्यक्ष, महामंत्री रहा, बहुत सारी जिम्मेदारियां की। तो समय समय पार्टी देती रही है। अब वही बात बोलता हूँ ना, मेरे से सीनियर बहुत लोग हैं अभी लोकसभा में, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस बहुत लोग हैं लोकसभा में। जो परम वैभव का डेफिनेशन है, परम वैभव का जो डेफिनेशन है, जो भी जिम्मेदारी तय करती है तो बस मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने कार्यकर्ता से भी बोलता हूँ। आज भी मैं अपने बूथ का अपने पन्ने का पन्ना प्रमुख, ठीक है, पन्ना प्रमुख हूँ। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई जिम्मेदारी मिले उसको आप 100% मतलब उसको उसमें एक्सीलेंट करो, जो कर रहे हो बेहतर करो। जो आपको अगर बूथ अध्यक्ष बने हो तो आप एक्सीलेंट करो। अगर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहाँ जाना। यही मैं बोलता हूँ, यही इंडिकेशन है कि आप मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। जब अच्छा करूंगा तो ऑटोमेटिक उसको देख करके हमें लोकसभा का टिकट दे दिया जाएगा, दुनिया को दिखाई देगा, संगठन को दिखाई देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोकसभा, मेरा कह रहा है मेरे से सीनियर मैं कह रहा हूँ, मतलब एक तरीका तो यही है ना सर, मतलब इंडिकेशन यही है कि हम अगर अच्छा मेहनत करेंगे तो हमें लोकसभा का टिकट भी होगा और आगे भी हम। नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है लोकसभा जाने की। इच्छा तो होती होगी। और मेरा कहना है कि संगठन कभी भी जो भी जिम्मेदारी देगा वो बेहतर समझते हैं कि संगठन का काम बढ़िया कर सकते हैं। अब मैं परम वैभव का क्वेश्चन कर रहा हूँ। परम वैभव का डेफिनेशन क्या हिंदू राष्ट्र से है? उसमें जो मोदी जी ने कहा, नहीं, मैं कह रहा हूँ परम वैभव के डेफिनेशन में क्या हिंदू राष्ट्र है? अब आप ये भी कह लीजिए कि परम वैभव में ये तो कि हम आर्थिक रूप से नंबर 1 हो। भारत पूर्व में भी हिंदू राष्ट्र था और आज भी उसकी पहचान वर्ल्ड के अंदर ऐसी ही है। और पूरे वर्ल्ड में केवल भारत ही एक ऐसा देश बचा है ना, जिसको हम हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, है ना। लेकिन घोषित नहीं है ना। जब घोषित नहीं है, जब उसका जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है कि भाई एक धर्म विशेष को एक पाकिस्तान दे दिया गया, तो इसका तो उस टाइम हुई तभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। तो वो भी एक परम वैभव का मानक है। आर्थिक रूप से हम संपन्न हो, ये भी उसका एक मानक है। देश के अंदर कोई गरीब ना रहे, ये भी उसका मानक है। कोई बिना छत के ना रहे, ये भी उसका एक मानक है ना। तो ये सब चीज़ें, गौ हत्या ना हो, ये भी उसका मानक है। हिंसा आपस में ना हो, कम्युनिटी राइट ना हो, तो ये सब उसके ही एक पार्ट। और इसीलिए चूंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसी वजह से अपनी विधानसभा में आप पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी से वोट मांगने नहीं जाते। ऐसा है कि मैं उस हर जगह वोट मांगने जाता हूँ जहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जवाब भी बिल्कुल अलग तरीके का। खैर, मैं समझता हूँ बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे। आज जो आपने जो हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी डेवलपमेंट को लेकर के बीजेपी, आपको क्या लगती है कि अभी 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, बीजेपी पिछली बार 300 प्लस का लक्ष्य रखा था और मैं समझता हूँ कि इस बार 400 प्लस। बीजेपी की भी तो एंटी इनकम्बेंसी हो गई सर। बहुत से ऐसे सांसद होंगे जो वही वाली बात आपकी कि एसी में बैठ करके और हुटर बजा के घूम रहे होंगे, तो उनका कुछ तो डिफेक्ट होगा, कुछ तो डिफेक्ट होगा जो जनता से नहीं मिल रहे होंगे। आपके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहता हूँ कुछ तो लॉस होगा, कुछ तो सीटें घटेंगी। आज आप केवल मेरे से नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस नाते नहीं, आप कांग्रेसी से भी पूछेंगे तो उसको भी, अभी आप फारूक अब्दुल्ला जी का
आपने देखा होगा, मैंने तो देखा सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा बेंगलोर की बैठक में क्या बोला, है ना। अभी अभी आपने जो प्रमोद कृष्णन जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, सुना है ना। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी ने कितना काम किया है और कितने भारी बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, और मोदी जी कब आएंगे? सांसद का, हाँ वही मोदी जी कब आएंगे? जब हमारे सांसद जीते। लेकिन बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको कैंसिल किया जाएगा। रेड वाले जोन में भी आ चुके हैं, उस पर भी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन जो लड़ेंगे, हाँ, जो लड़ेंगे वो जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 400 का ही आंकड़ा पार करेगी। कितने सीट की संभावना? 500 की 500। उत्तराखंड में कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। उत्तराखंड में तो विपक्ष है नहीं। आपको नहीं लगता कि जो उत्तराखंड के बहुत जो पहले भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है बहुत सारे इश्यूज को लेकर के, वो कोई काम नहीं आएगा? ना, ऐसा ना, कांग्रेस आपस में यार टुकड़ों में बटी हुई है ना, और लीडरशिप नहीं है। वही कांग्रेस की समस्या केंद्र में है और वही कांग्रेस की समस्या स्टेटों के अंदर। और इसमें डिक्टेटरशिप है बीजेपी में, क्या कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो कह देते हैं वो सबको पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। भले ही भारतीय हो या ना हो। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो एक पार्टी, भाई कांग्रेस पार्टी में तो दो मतलब गुट में बटा हुआ है, और बीजेपी में इतनी डिक्टेटरशिप है कि किसी एक व्यक्ति ने कह दिया वो काम करना है, नहीं, आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर मंथन समीक्षाएं होती रहती है, और जो उस मंथन से जो निकलता है अल्टीमेटली बड़ा नेतृत्व तो हमारा उसी को इम्प्लीमेंट करता है। वो सारी चीजें नीचे से ही जाती है ऊपर, लेकिन जो मुखिया होगा आदेश तो उसको ही करना मैं तो होगा। उसको ऑर्डर ही मानता हूं ना, कि जब कोई आप चीफ मिनिस्टर बदल जाता है और चीफ मिनिस्टर को ये भी नहीं पता होता है कि हम बदले क्यों गए, तो वो ऑर्डर नहीं है तो क्या है, वो डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? अखिलेश जी, ये उनको तानाशाही नहीं कहेंगे उसको, कि डायरेक्ट एक तरफ से ऑर्डर आता है कि भाई तुम अब चीफ मिनिस्टर नहीं हो, दूसरा कोई आने वाला है। ऐसा है, ये तो उनको ही पता होता है। ऐसा उनको नहीं पता होता? नहीं, ऐसा वो बाहर बोलते होंगे। अच्छा, पता ऐसा होता? वो बाहर बोलते होंगे, ऐसा पता होता हो, पता रहता ही है। हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि लोकसभा के अंदर इतना काम पूरे देश में हुआ। मैं ही नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश नहीं कह रहा, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है इस बात को, है ना। और हम ये देखते, मैं तो बोल रहा था अभी राजस्थान के अंदर, कि जब इन हाईवे के ऊपर कांग्रेसियों की गाड़ी के पहिए भी घूमते होंगे ना, या कम्युनिस्टों की, तो उन्हें भी अटल बिहारी वाजपेयी है ना, भुवन चंद खंडूरी और मोदी और गडकरी याद आते होंगे। क्यों? अभी पूरे देश के अंदर पहले जो है 70 एयरपोर्ट थे 2014 तक, आज 140 एयरपोर्ट है। मैं भी जयपुर गया, मुझे 1 घंटा लगा। 1 घंटा यानी कि जयपुर, यहाँ से देहरादून से जयपुर पहुँचने में। और खर्चा, मैं गाड़ी से जाता तो तेल मेरा ज़्यादा लगता, मात्र 3800 रुपये में वहाँ पहुँच गया। अगर मैं अपनी कार लेके जाता तो उसका तेल का खर्चा जाता, है ना। तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पूरे देश के अंदर दी है। सीमाओं के अंदर सीमाओं पर कितना काम हुआ, सेना के लिए कितना काम हुआ। महिला शक्ति, मैंने राजस्थान में देखा, मैंने शमशाद सिद्धू की महिलाओं से बात करी, मैंने वहाँ आशाएं, आंगनवाड़ी और अपनी सहायिकाओं से बात करी, उनके व्यूज लिए, तो उन्होंने कहा कि आज हमें कॉन्फिडेंस है। पहले हम घरों से बाहर निकलते डरते थे, आज नहीं है। पहले हमारे यहाँ मेहमान रहते हम छुप जाया करते थे, आज नहीं। आज हम बैंक का काम खुद कर लेते हैं जाकर, ऐसा महिलाओं ने मुझे बताया। तो ये कॉन्फिडेंस पूरे देश की महिलाओं क्या, कि आज महिला फाइटर प्लेन उड़ा रही है, आज वो परेड में शामिल हो रही है उनकी बटालियन, क्यों भाई? तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे काम, और सबसे बड़ा काम जो 500 सालों का संघर्ष अयोध्या जी का चल रहा था। मैं भी कार सेवा में गया, मैं जेल में भी गया, है ना। हमने भी पीएससी की लाठियाँ खाई हैं बहुत, है ना, उस आंदोलन के दौरान। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे थे, 500 सालों में लाखों लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनके सामने अयोध्या में राम का मंदिर बनना नहीं शुरू हुआ था, है ना। हमारे अशोक सिंघल जी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस आंदोलन में बहुत अग्रणी थे, लेकिन उनके आंखों के सामने वो दृश्य नहीं बन पाया, है ना। आज वहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ है, और वो भगवान श्री राम का ये सारा काम तो कोर्ट के थ्रू हुआ है। कोर्ट ने डिसाइड किया तो हुआ, न्यायालय में मामला था तब हुआ। जी नहीं, आप क्रेडिट का भारतीय जनता पार्टी क्या करता है? राजीव गांधी ने ताला तोड़ा था, सारी कहानी अलग चल रही है, कोई कुछ कह रहा है और आप लोग कह रहे हैं सारा क्रेडिट आप बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं। अखिलेश जी बिल्कुल 100% कोर्ट में, तो कोर्ट का डिसीजन तो कोर्ट का डिसीजन है ना। जब मामला न्यायालय में होता है तो न्यायालय डिसाइड करेगा, बिल्कुल क्रेडिट बीजेपी ले लेगी। बिल्कुल, वो इसलिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ।
अगर गवर्नमेंट यहीं पर कांग्रेस की होती, हम्म, कम्युनिस्टों की होती, हम्म, है ना, उनके सहयोग वाली गवर्नमेंट होती, हम्म। तो वो अपोज करते। ये तो आपका मतलब ये है कि न्यायालय जो है, न्यायालय में इंटरफेयर सरकार का होता है, सरकार तो का डिसीजन पक्ष सुनो, तो न्याय नहीं कहाँ नहीं रहा? नहीं नहीं, अब सुनो हाँ। सुनो, मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हम्म, एक सरकार हमारी ऐसी थी बीच में हम्म, कि जो राम सेतु वाला सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, हम्म, उस सरकार के मंत्री ने कोर्ट में जो सरकार को एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया, तो उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुए, ये तो एक काल्पनिक कहानी है ना। तो जब ऐसी सरकारें होंगी और उनके एफिडेविट के आधार पर कोर्ट अगली सुनवाई करेगी, तो उसके परिणाम क्या होंगे, समझे। हाँ। हमने कहा भगवान हम सबकी आस्था का केंद्र हैं, हम्म, भगवान अयोध्या में पैदा हुए, ये सब चीजें कोर्ट में रखी किसने, हमारी सरकार ने रखी। उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी थी, हाँ। पुरातन विभाग की भी थी, वो सारे के सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में थे। उनको वहां ढंग से प्रस्तुत करना, वहां उसकी एडवोकेसी करना, ये किसका काम था, सरकार का काम था ना। पहली सरकारें नहीं कर रही थी क्योंकि वो डरती थी, वो वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, है ना। वो कहीं जाया करते थे, टोपी बदल बदल कर पहनना करते थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, हमारे मोदी जी नहीं करते। इसीलिए वो भगवान राम का भव्य मंदिर वहां बन रहा है, इतना बड़ा काम हुआ है। 370 हटाना, 35 से हटाना, क्या बोला करते थे लोग, ये कितना बड़ा काम हुआ है। बांग्लादेश का सीमा विवाद था, 46 साल बाद बांग्लादेश का सीमा विवाद खत्म हुआ। आज वहां से घुसपैठियों का आना बंद हुआ, है ना। तो इतने सारे काम, कितने गिनाऊं मैं आपको, इतने गिनाने को है। आज कांग्रेस वाले भी सभी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता उनके पास कोई नहीं है, ना उसका कोई विकल्प है, ना आगे संभावना है। नरेंद्र मोदी के लिए आज केवल भारत में ही नहीं वोट मिल रहा, आज अमेरिका के अंदर चुनाव के अंदर मोदी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। पाकिस्तान में अभी की बात है, आप पाकिस्तान मीडिया को, आप तो मीडिया जुड़े, देख लीजिए कितना बोलते हैं वो लोग कि भाई मोदी जैसा नेता चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ ले और अपनी पार्टी की सरकार वहां बनाए। ये जो कुछ भी होगा वह हम आपको जरूर बताएंगे। रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान जी हमारे साथ, और बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने चर्चा किया। आपने जो सारी बातें सुनी हैं, उन बातों को सुन करके जो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से विधायक जी को कहना चाहते हैं वो आप कहिए। और साथ में जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और साथ में मैंने जो बात किया, दो विषय, हरिद्वार लोकसभा और साथ में हरिद्वार जिले से कौन बनेगा कैबिनेट मिनिस्टर, क्या कैबिनेट मिनिस्टर में आदेश चौहान जी को जाना चाहिए, जाने वाले हैं। खैर ये जब बताएंगे हमें तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, वो देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।